नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे व्यंजन संधि की, और पिछली क्लास में दो नियम हमने पढ़े थे, ठीक है, जहां हमने नींबू बेचे थे 1 के 3 और 1 के 5। यदि हलन, देखो व्यंजन संधि में प्लस से पहले हलंत होता है, प्लस से पहले व्यंजन होता है, उसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। पहले नियम में हमने पढ़ा था हलंत जो था वो कै, चे, टे, ते, पे इन 5 वर्णों में था। इसके बाद फिर नियम अनुसार वर्ण थे, ठीक है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हमारा तीसरा नियम व्यंजन संधि। एक ही बात याद रखना, प्लस से पहले हलंत होगा, प्लस से पहले व्यंजन होगा, उसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। अब तीसरा नियम क्या कहता है? यदि मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो मैं को स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल देते हैं। यदि अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त वर्ण आए तो मैं को अनुस्वार में बदल देते हैं, और यदि कोई स्वर आए तो दोनों को जोड़ देते हैं। मैं के बाद, ध्यान देना, मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो, अब स्पर्श कौन से? कैसे, मैं तक, ये हमारे 25 जो व्यंजन है इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखो नियम कहता है मैं के बाद, मतलब जिसमें हलंत लगा हुआ होगा, प्लस से पहले जो वर्ण होगा जिसमें हलंत लगा हुआ होगा वह मैं होगा, ठीक है, नियम अनुसार। तो मैं के बाद यानी हलंत जो होगा वो मैं में होगा। उसके बाद स्पर्श वर्ण आए तो, यानी इन 25 में से कोई वर्ण आता है तो मैं को स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदल देते हैं। यानी जो सामने वाला वर्ण है प्लस के तुरंत बाद जो वर्ण है उसके अंतिम वर्ण में मैं को बदला जाता है, ठीक। यदि अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त वर्ण, अंतस्थ ये अंतस्थ है, ऊष्म ये ऊष्म है, और संयुक्त क्षेत्र गैसर है, ठीक है, ये हम जानते हैं। अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त वर्ण आता है तो मैं को अनुस्वार में बदलते हैं। मैं को बदलते हैं, अनुस्वार में बदलते हैं। स्पर्श व्यंजन आता है तो मैं के स्थान पर स्पर्श वर्ण का अंतिम वर्ण बदला जाता है। अंतस्थ, ऊष्म या संयुक्त वर्ण आता है तो मैं को अनुस्वार में बदला जाता है। और यदि कोई स्वर आ जाता है प्लस के तुरंत बाद, यदि कोई स्वर आ जाता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। अब उदाहरण देखो कैसे। देखो सम प्लस जय, प्लस से पहले मैं होगा, जो हलंत होगा ये निश्चित है, नियम कहता है। अब उसके बाद क्या है? जय, सम प्लस जय, उसके बाद क्या है? जय। अब बताओ जय किन में है? इन 25 में कोई है, मतलब क्या है? स्पर्श। क्या है? स्पर्श। तो नियम कहता है कि मैं के बाद स्पर्श वर्ण आए तो मैं को स्पर्श वर्ण के अंतिम वर्ण में बदलते हैं। मतलब परिवर्तन तो यहां होगा लेकिन इसके अनुसार होगा, परिवर्तन होगा इस मैं के स्थान पर लेकिन इसके अनुसार होगा। यानी इसका जो अंतिम वर्ण है वह मैं के स्थान पर लिखा जाएगा, और प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण याद होना अनिवार्य है व्यंजन संधि में, ठीक है। अब मैं के बाद आया है जय जो कि स्पर्श है, तो मैं के स्थान पर जय का अंतिम वर्ण। अब जय का अंतिम वर्ण क्या है? चे, छे, जे, झेंगे। कौन सा? ये याद रखना था। बाकी का अपने स्थान पर। संजय, संजय। दोबारा, सम प्लस तो। अब मैं के बाद आया तय, मैं के बाद आया तय, और तय भी स्पर्श होता है, यानी इन 25 में से कोई एक होता है,
ठीक है, तो मैं के स्थान पर ते का अंतिम वर्ण लिखा जाएगा। मैं के स्थान पर ते का अंतिम वर्ण, अब ते का अंतिम वर्ण क्या? ते, थे, दे, धे, ने। शब्द बनता है संतोष। ये नियम मैं आपको समझा चुका हूं जब मैंने आपको व्यंजन पढ़ाए थे, स्पर्श व्यंजन, और उस समय मैंने आपसे कहा था कि मुझे समझाने में और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये उदाहरण भी आपके पास उस समय लिखाए थे मैंने, ठीक है। तो ये दोबारा, मैं के बाद आया ते, अब ते क्या है? स्पर्श है, तो मैं के स्थान पर ते का अंतिम वर्ण, अब ते का अंतिम वर्ण क्या है? ते, थे, दे, धे, ने। मैं याद आए तो ने भी याद आएगा, शब्द बनेगा संताप। देखते हुए चलेंगे सारे। मैं के बाद आया जय, जय स्पर्श है, तो मैं के स्थान पर फिर जय का अंतिम वर्ण। अब जय का अंतिम वर्ण हम ऊपर भी लिख चुके हैं, मैं के स्थान पर जय का अंतिम वर्ण, बाकी का अपने स्थान पर। मृत्युंजय, मृत्युंजय। मैं के बाद आया के होता है स्पर्श, तो मैं के स्थान पर के का अंतिम वर्ण। अब के का अंतिम वर्ण क्या है? के, खे, गे, घे। कौन सा? ये याद रखना था, पीछे बिंदी नीचे हलंत, पीछे बिंदी नीचे हलंत, कार अपने स्थान पर यथावत। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मैंने बताया हिंदी में अधिकांशतः जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, और जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये अंतिम वर्ण है, अब विकल्प से हम इनके स्थान पर बिंदी लगाकर भी काम चला सकते हैं, विकल्प से हम इनके स्थान पर बिंदी लगाकर भी काम चला सकते हैं। ये भी सही होते हैं, गलत तो होते ही नहीं। मैंने आपको बताया था एक नियम पारित हुआ, एक संशोधन हुआ कि पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार यानी बिंदी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं मतलब अपना काम चला सकते हैं। लेकिन जब संधि का नियम आता है, शब्द शुद्धि का नियम आता है, तब ये हमारे काम करते हैं। अब मैं के बाद आया है स्वर, और नियम कहता है यदि मैं के बाद कोई स्वर आता है तो दोनों को जोड़ देते हैं, और शब्द बनता है समाचार, शब्द बनता है समाचार। अब ध्यान दो, देखो सम एक उपसर्ग है, सम एक उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है और ये भी उपसर्ग है। ये सम जिसमें हलंत लगा हुआ है ये तो संस्कृत का उपसर्ग है, और जिसमें हलंत नहीं है ये हिंदी का उपसर्ग है, और दोनों ही हमारे सिलेबस में, दोनों ही हमारे सिलेबस में हुआ करते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आया समाचार, उपसर्ग अलग कीजिए, उपसर्ग अलग कीजिए, तो हम दोनों को अलग कर सकते हैं, दोनों सही होते हैं। लेकिन एक बात जो विशेष तौर पर याद रखनी है कि उपसर्ग में सिर्फ संस्कृत के उपसर्ग ही संधि युक्त पद बनाते हैं, हिंदी के उपसर्ग संधि युक्त पद नहीं बनाते हैं। हिंदी के उपसर्ग मूल शब्द के आगे स्पष्ट रूप से जुड़े हुए नजर आते हैं, ये अलग से कोई संधि युक्त पद नहीं बनाते हैं। इसके जितने भी उदाहरण आपके सामने आएंगे, सब में सम स्पष्ट जुड़ा हुआ नजर आएगा, याद रखना, स्पष्ट, अलग से कोई संधि युक्त पद नहीं बनाएगा। ये हिंदी का, ये हिंदी का उपसर्ग है। हिंदी के जो उपसर्ग हैं वे संधि युक्त पद नहीं बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के उपसर्ग ही संधि युक्त पद बनाते हैं। ये विशेष तौर पर याद रखना। ये उपसर्ग आपको जब आएगा इसमें मैं में कोई ना कोई मात्रा आएगी या फिर मैं आधा लिखा हुआ ही नजर आएगा, याद रखना। या तो ये आधा होगा या इसमें कोई ना कोई मात्रा लगी हुई नजर आएगी। अब ये आपके सामने उदाहरण आया समाचार और प्रश्न था उपसर्ग अलग कीजिए, तब आपको यही उपसर्ग निकालना है। यदि आप ये निकाल कर आ गए तो वहां गलत हो जाएगा, याद रखना, क्योंकि ये उपसर्ग होता तो ये लिखा हुआ होता स्पष्ट, इसमें आ की मात्रा नहीं आती। याद रखना, दोनों उपसर्ग हैं, दोनों पूछे जाते हैं,
दोनों पूछे जाते हैं, लेकिन संस्कृत के उपसर्ग संधि युक्त पद बनाते हैं, हिंदी के उपसर्ग संधि युक्त पद नहीं बनाते हैं। एक बात विशेष तौर पर याद रखना, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि का कोई भी नियम काम नहीं करता। उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि का कोई भी नियम काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिले और ये बन गया हमारा समाचार। मैं के बाद स्वर है और मैं के बाद स्वर आता है तो दोनों को जोड़ देते। मैं के बाद स्वर आता है तो दोनों को जोड़ देते। शब्द बनता है समुच्चय, फिर वही सम उपसर्ग है, मात्रा आई हुई है। यदि हिंदी का उपसर्ग होता तो कोई मात्रा नहीं होती, ये स्पष्ट ऐसे ही लिखा हुआ नजर आता। अभी मैंने आपको बताया या तो ये आधा लिखा हुआ होगा या इसमें कोई मात्रा होगी। मैं के बाद गया है, अब गए होता है स्पर्श, तो मैं के स्थान पर गे का अंतिम वर्ण। अब गे का अंतिम वर्ण क्या है? के, खे, गे, घे, अणे। कौन सा? यही याद रखना था। पीछे बिंदी नीचे हलंत, पीछे बिंदी नीचे हलंत, बाकी का अपने स्थान पर। ऐसे भी लिखा जाता है। मैं के बाद के, अब के क्या है? स्पर्श, तो मैं के स्थान पर के का अंतिम वर्ण, के का अंतिम वर्ण, पीछे बिंदी नीचे हलंत, बाकी का अपने स्थान पर। मैं के बाद आया से, सम प्लस सार, और से क्या है? ऊष्म वर्ण। क्या है? ऊष्म वर्ण। और यदि अंतस्थ ऊष्म या संयुक्त वर्ण आता है तो मैं को किस में बदलते हैं? अनुस्वार में। किस में बदलते हैं? अनुस्वार में, बाकी का अपने स्थान पर। अब ये अनुस्वार कहाँ आता है, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। आज भी ये हमारी बिंदी की शक्ति बहुत है। कई महारथी दोनों के बीच में लगाते हैं और कई दूसरे तीसरे वर्ण पर ले जाकर टिका देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये अंतिम स्वर के ऊपर आती है। यदि कोई मात्रा है तो उसके आ की मात्रा है तो उसके ऊपर आएगा, और कोई मात्रा है तो उसके ऊपर आएगा, ये याद रखना। ठीक है, ये बिंदी हम क्या करते हैं, यदि समय रहते बिंदी लगाते हैं तो हर बार सही होता है। समय रहते मतलब हमने ये लिखा और बिंदी लगा दी, इसके बाद बाकी का लिखा तो हर बार सही होगा। अब हम क्या गलती करते हैं, पहले पूरा शब्द लिखते हैं और फिर बिंदी लगाते हैं, कहां लगेगी पता नहीं, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। यदि आप समय रहते बिंदी लगाएंगे हर बार सही होगा। ये आपने लिखा, बिंदी लगाई, अनुस्वार लगाया, उसके बाद बाकी का लिखा, हर बार सही होगा। लेकिन आप पूरा शब्द लिखेंगे उसके बाद बिंदी टिकाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये याद रखना। ठीक है, मैं के बाद वे, अब वे क्या है? अंतस्थ, यह रह ले वे, तो मैं के स्थान पर फिर अनुस्वार कहां आएगा, ये याद रखना। उसके बाद बाकी का जो कुछ बचा। ठीक है, मैं के बाद है, मैं के बाद है, अब है क्या है? ऊष्म, से है ऊष्म में, तो फिर अनुस्वार, बाकी का अपने स्थान पर, बाकी का अपने स्थान पर। मैं के बाद गे, और गे क्या है? क्षेत्र गे से संयुक्त वर्ण है, तो मैं के स्थान पर फिर अनुस्वार। अंतस्थ ऊष्म या संयुक्त वर्ण आता है तो क्या आता है? अनुस्वार, तो फिर अनुस्वार, बाकी का अपने स्थान पर। मैं के बाद ये, अब ये क्या है? अंतस्थ, यह रह ले, तो मैं के स्थान पर फिर अनुस्वार, बाकी का अपने स्थान पर।
मैं के बाद ये अंतस्थ है, फिर अनुस्वार, मैं के बाद ले अंतस्थ है, फिर अनुस्वार, बाकी का अपने स्थान पर। ठीक है, तो ये तीसरा नियम हमारा था। यदि मैं के बाद स्पर्श व्यंजन आता है तो मैं को स्पर्श व्यंजन के अंतिम वर्ण में बदलते हैं। अंतस्थ ऊष्म या संयुक्त वर्ण आता है तो अनुस्वार में बदलते हैं, और यदि कोई स्वर आता है तो दोनों को जोड़ देते हैं। बहुत सामान्य सा नियम था। तीसरा इसकी चर्चा हमने की थी जब व्यंजन पढ़े थे। नियम नंबर 4, चौथा नियम, जहां से हर बार एक उदाहरण, कम से कम एक उदाहरण पूछा जाता है। अब नियम क्या है? यदि से या ते वर्ग के बाद ये वाला से या चे वर्ग आए तो से के स्थान पर से तथा ते वर्ग के स्थान पर क्रम से चे वर्ग हो जाता है। नियम ध्यान देना, ये नियम पिछले तीनों नियमों पर आधारित है, इसलिए ध्यान देना। नियम है यदि से या ते वर्ग के बाद ये वाला से या चे वर्ग आता है तो से के स्थान पर से और ते वर्ग के स्थान पर क्रम से चे वर्ग हो जाता है। अब देखो ये से और ये ते वर्ग, ते थे दे धे ने के बाद ये वाला से या चे वर्ग आए तो चे छे जे झे अंगे आए तो से के स्थान पर से और ते वर्ग के स्थान पर क्रम से चे वर्ग हो जाता है। ध्यान दो, नियम ने क्या कहा है, पहले हम ये समझेंगे इसके बाद उदाहरण। नियम क्या कहता है, पहले ये समझें फिर उदाहरण। नियम कहता है यदि इनके बाद ये वर्ण आए तो, इनके बाद ये वर्ण आए तो, यानी से या ते वर्ग के बाद से या चे वर्ग आए तो इनके स्थान पर ये हो जाते, इनके स्थान पर ये हो जाते, यानी से के स्थान पर से और ते वर्ग के स्थान पर क्रम से चे वर्ग हो जाता है। दोबारा, नियम कहता है यदि इनके बाद ये वर्ण आए तो इनके स्थान पर ये हो जाते हैं, यानी से या ते वर्ग के बाद से या चे वर्ग आए तो से के स्थान पर से तथा ते वर्ग के स्थान पर क्रम से चे वर्ग हो जाता है। एक शब्द आया देखो, क्रम से। इसका मतलब ये जो तीर के निशान लगे हुए हैं इसी तरह परिवर्तित होंगे। इसके बाद इनमें से कोई सा भी वर्ण आ सकता है, यानी प्लस से पहले जो वर्ण होंगे जिनमें हलंत लगे होंगे वो तो इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, उसके बाद इनमें से कोई भी आ सकता है, इसके बाद ये 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 भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन बदलेंगे ऐसे ही जैसे तीर के निशान लगे हुए, यानी इसको आप इसी में बदलेंगे, ये नहीं इसमें बदल दिया, इसको आप इसी में बदलेंगे, ये नहीं इसमें बदल दिया। इनके बाद आ तो कोई सा भी वर्ण सकता है, लेकिन बदले जाएंगे इसके अनुसार जैसे तीर के निशान लगे हुए हैं। यही यहां याद रखना है। ठीक है, आप देखो, निस प्लस चिंत, अंतिम वर्ण क्या है जिसमें अलंत लगा हुआ है, से। इनमें से कोई एक है या नहीं है। उसके बाद आया चे, उनमें से कोई एक है, ये तो से के स्थान पर क्या लिखोगे, से। बदलेंगे तो ऐसे ही, तो इस से को किस में बदलेंगे, इसमें। शब्द बनेगा निश्चिंत, शब्द बनेगा निश्चिंत, याद रखना इससे में। और मैंने आपको बताया आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है। यदि हम इसे बाहर निकालते हैं तो ये पूरा हो जाएगा और मात्रा रे में बदल जाएगी। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है, याद रखना।
अब ये उदाहरण पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर। प्रश्न क्या था ध्यान दो, हमारे जैसा ही प्रश्न था, वहां पर ऑप्शन भी थे, फर्क इतना सा था, वहां ऑप्शन थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं आता। ये शब्द लिख कर दिया था उसने, निश्चिंतता। और प्रश्न क्या था, उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, ठीक है। अब उन्होंने क्या गलती की कि ये उपसर्ग मान लिया, रेट लगाई और प्रश्न डिलीट करना पड़ा था। ये प्रश्न डिलीट हुआ था और 75 में से 18 प्रश्न डिलीट हुए थे उस पेपर में। फर्स्ट पेपर में 75 प्रश्न थे फर्स्ट ग्रेड के में, और उसमें से 18 प्रश्न डिलीट हुए थे। उनमें से एक उदाहरण ये भी था, क्योंकि उपसर्ग में ये होता है, उपसर्ग में सिर्फ एक ही से काम आता है, बाकी के काम नहीं आते, सिर्फ यही काम आता है, बाकी के काम नहीं आते। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या निश्चित होती है, 22 होते हैं, ठीक है। और यदि हमें 22 उपसर्गों के नाम याद होते हैं तो हम हर बार सही उत्तर पर होते हैं, अन्यथा गलत हो जाता है। अब हमें 22 का नाम याद थे, 22 के नाम याद थे, तो वहां ये तो उपसर्ग है, ये है ही नहीं। और जब हमको पता है कि ये कोई उपसर्ग होता ही नहीं, तो हम इसको तो अपने आप ही अलग कर देंगे। अब ये हमारे सामने शब्द आ गया निश्चिंतता, तो यहां ये तो निकला उपसर्ग, ये निकला मूल शब्द और ये निकला प्रत्यय। तो ये तो उपसर्ग, ये मूल शब्द और ये प्रत्यय। और मैंने आपको बताया कि उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, ठीक है। आप सही विच्छेद करेंगे तो सही उपसर्ग निकलेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब हमने इसका विच्छेद जब किया तो ये निकलकर हमारे सामने आया, ये निकलकर हमारे सामने आया, तो हम आसानी से उपसर्ग अलग। यदि हमें नियम याद नहीं होंगे तो हम इस उपसर्ग को निकाल कर आ जाएंगे, वहां ये लिख कर आएंगे और गलत हो जाएगा, क्योंकि ये उपसर्ग नहीं होता, उपसर्ग सिर्फ ये होता है, ठीक है। तो ये उदाहरण वहां पूछा गया था निश्चिंतता। तय के बाद च आया है, तय इनमें से कोई एक, उसके बाद च उनमें से कोई एक। तो तय के स्थान पर च, तय के स्थान पर च, शब्द बनेगा उच्चारण। दोबारा, अंतिम वर्ण क्या है, से, इनमें से कोई एक। उसके बाद क्या है, से, उनमें से कोई एक। तो से के स्थान पर से, शब्द बनेगा दुशासन, शब्द बनेगा दुशासन। उपसर्ग अलग कराएंगे तो ये उपसर्ग होता है, याद रखना, ये उपसर्ग होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, अंतिम वर्ण क्या है, तय। अंतिम वर्ण क्या है, तय। उसके बाद क्या है, जय। ध्यान देना, सत प्लस जन, कई बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है, 100-200 बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। अब अंतिम वर्ण क्या है, तय, इनमें से कोई एक है। उसके बाद क्या है, जय, इनमें से कोई एक है। तो तय के स्थान पर, तो तय के स्थान पर क्या आएगा, जय आएगा। अब हम क्या करते हैं, तय के स्थान पर जय लिख देते हैं। मैंने आपसे कहा कि इनके बाद इनमें से कोई सा भी वर्ण आ सकता है, लेकिन परिवर्तन ऐसे होगा जैसे तीर के निशान लगे हुए। ये नहीं अपनी इच्छा अनुसार हमने किसी को किसी में भी बदल दिया, नहीं बदल सकते। वहां एक शब्द काम में आया है और वह शब्द क्या है, क्रम से है। तो ये इसी क्रम से परिवर्तित होंगे जैसे लिखे हुए, ठीक है। सत प्लस जन सज्जन बनता है, 8वीं क्लास या उससे पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं और रटा हुआ है कि सत प्लस जन सज्जन बनते हैं। लेकिन एक बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि सज्जन बातों से नहीं बनते, कर्म करने पड़ते हैं, ठीक है। पिछले कर्म काम में आते हैं, यानी पिछले नियम काम में आते हैं, तब सज्जन बनता है।
याद रखना। अब देखो अंतिम वर्ण क्या है, त, जो कि प्रथम वर्ण है। अब उसके बाद क्या है, जय, कौन सा वर्ण है, च, छ, जय, तीसरा वर्ण है। तो यहां पहले लगेगा नियम नंबर 1। और पहला नियम हमसे कहता है, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में, ये नहीं किसी भी तीसरे में। वो हमने एक शब्द रेखांकित किया था, अंडरलाइन की थी, अपने, आज के लिए किया था, याद रखना। तो तय के बाद जे आया है तो तय जो है अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। अब तय का तीसरा क्या है, ते, थे, दे। नियम नंबर 1 से पहले ऐसा लिखा जाता है, नियम नंबर 1 से हम पहले ऐसा लिखते हैं, नियम नंबर 1 से हम तय को दे में परिवर्तित करते हैं। अब नियम नंबर 4 काम करता है, अंतिम वर्ण क्या है, दे, इनमें से कोई एक। उसके बाद आया जय, इनमें से कोई एक। तो दे को किस में बदलोगे, जय में, और शब्द बनता है सज्जन। मैंने कहा पिछले नियम काम में आते हैं, पिछले कर्म काम में आते हैं, मतलब पिछले नियम काम में आते हैं। यहाँ दो नियम काम करते हैं, पहला नियम और चौथा नियम। संस्कृत वाले छात्र जानते हैं, सूत्र लगाते जलाम जसो अंते इस्तो इशुना इशु, और उनका काम हो जाया करता है। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ दोनों नियम काम करते हैं। आपको जो रटा हुआ एकदम सही है, सत प्लस जन सज्जन होता है। आप सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, सत प्लस जन सज्जन, कहीं कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, आपको पूरे अंक मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको यह समझाया कि बना कैसे। तो सत प्लस जन सज्जन होता है। यहाँ दो नियम काम करते हैं, यही स्थिति यहां लागू होगी। पहले नियम नंबर 1 से आप ये लिखेंगे और फिर दे को बदलेंगे आप जय में नियम नंबर 4 से। शब्द बनेगा उज्जवल। 100, 200, 1000, 500 बार ये उदाहरण अब तक पूछा जा चुका है। शायद कोई एग्जाम हॉल ऐसा हो जहां ये उदाहरण नहीं पहुंचा हो। कभी तो उपसर्ग में, कभी संधि में, और कभी शब्द शुद्धि में। 100-200 बार ये उदाहरण पहुंच चुका है, हर एग्जाम हॉल में पहुंच चुका है और पूछा भी जाता है। ठीक है, प्रश्न आता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। राजस्थान की प्रत्येक संस्था में ये बात चिल्ला कर बताई जाती है कि बच्चों याद रखना, उज्जवल एक ऐसा उदाहरण है जिसमें दोनों जे आदि होते हैं और अधिकांशतः पूछा जाता है। प्रत्येक संस्था में ये बात बताते हैं। लेकिन एग्जामिनर जो होता है वह भी हमसे 2 कदम आगे होता है और उसके द्वारा प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये होता है। जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है वहां तो होता है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। दोनों ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। हमारे सामने पेपर आता है, मैंने बताया शब्द शुद्धि के प्रश्न 2 तरह से आते हैं हमारे सामने। एक तो वो अशुद्ध लिख कर देता है और शुद्ध लिखवाता है। एक तो अशुद्ध लिखता है और शुद्ध लिखवाता है, दूसरा शुद्ध और अशुद्ध दोनों लिखता है और फिर कहता है शुद्ध शब्द लिखिए। अब इनमें जो शुद्ध है वो लिख दो और जो अशुद्ध है वो हटा दो। अब दोनों हमारे सामने ये दे देता है। ठीक है, अब इनमें से शुद्ध कौन सा, हम यहां असमंजस में आ जाते हैं। अब हम क्या गलती करते हैं, जैसा उज्जवल वैसा प्रज्वल नहीं, आप शब्द का ऑपरेशन करेंगे, पूरे शब्द को आप खोलेंगे। प्रय उपसर्ग है, ज्वल मूल शब्द है, इत प्रत्यय। ठीक है, प्रय उपसर्ग है, ज्वल मूल शब्द है, इत प्रत्यय। अब आप बताओ कौन से आंकड़े सही हैं। दोनों मैंने खोल दिए आपके सामने, दोनों शब्द खोलें। प्रय उपसर्ग है, ज्वल मूल शब्द है और इत प्रत्यय। प्रय उपसर्ग है और ज्वल मूल शब्द है और इत प्रत्यय।
हम क्या गलती करते हैं, जैसा उज्जवल वैसा प्रज्वल, जैसा उज्जवल और वैसा प्रज्वल, गड़बड़ी हो जाती है। उज्जवल एक ऐसा उदाहरण है जिसमें दोनों जय आधे होते हैं, याद रखना। प्रज्वल में ये गलती कर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, याद रखना। यहाँ प्रय उपसर्ग है, ज्वल मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, तीनों अलग अलग हैं। तो प्रज्वलित सही होता है जिसमें एक जय होता है, उज्जवल होता है जिसमें दोनों जय आधे होते हैं। ये विशेष तौर पर याद रखना। अब मैंने आपसे कहा उज्जवल एकमात्र उदाहरण है जिसमें दोनों जय आधे होते हैं। फिर गलती क्या हो जाती है, अब देखो उज्जवल हम प्रय अब हमने क्या किया, उज्जवल में भी एक उपसर्ग और जोड़ दिया, उज्जवल में भी हमने प्रय उपसर्ग जोड़ दिया। तो ए के बाद उ आया है, ए के बाद उ आया है, गुण संधि हमसे कहती है ए आ के बाद उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। तो ये दोनों के स्थान पर हो गया, बाकी का सब अपने स्थान पर आएगा। याद रखना ये शुद्ध होता है, ये सही होता है, क्योंकि यहाँ शब्द तो उज्जवल ही है, इसमें एक उपसर्ग और जोड़ दिया। आप कहते हैं साहब प्रोज्वल में भी तो दोनों जय आधे होते हैं। अरे प्रोज्वल में मूल शब्द वही तो उज्जवल निकल कर आया, एक उपसर्ग ही तो अलग जोड़ा है, उसने रखा तो वही है। अब हमें भ्रमित करने के लिए ये हमारे सामने शब्द दे दिया, अब ये शब्द हमारे सामने दे दिया। अब हमसे क्या कहा, उपसर्ग अलग कीजिए। अगर ये शब्द हमारे सामने होता है तो हम उत उपसर्ग निकाल देते हैं, ये शब्द हमारे सामने आता है तो हमको यहाँ दो उपसर्ग अलग करने पड़ते हैं, प्रय भी अलग करना पड़ता है और उत भी अलग करना पड़ता है, दोनों स्थिति है। ये हमारे सामने आता है तो प्रय उपसर्ग, ज्वल मूल शब्द, इत प्रत्यय। ये हमारे सामने आता है तो उत उपसर्ग, ज्वल मूल शब्द। ये हमारे सामने आता है तो प्रय उपसर्ग, उत उपसर्ग, ज्वल मूल शब्द। ठीक है, तो ये गुण संधि से दोनों जुड़े हैं। याद रखना उज्जवल एक ऐसा उदाहरण है जिसमें दोनों की दोनों जय आधे होते हैं, इसमें प्रय उपसर्ग जोड़कर प्रोज्वल भी वह हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, कई बार ये उदाहरण शब्द शुद्धि में पूछा जा चुका है। इन दोनों में से या तो प्रज्वलित या उज्जवल, इन दोनों में से एक उदाहरण हर साल एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। कभी ये आता है और कभी ये आता है और कभी ये पूछा जाता है और कभी ये पूछा जाता है। तो विशेष तौर पर याद रखना उज्जवल में तो दोनों जय आधे हैं और प्रज्वलित में एक ही जय होता है। ठीक है, इसकी चर्चा करें। सत चित आनंद, सत चित आनंद। अब देखो तय के बाद च आया है, तय के बाद च आया है तो तय को आप किस में बदलेंगे, च में ही तो बदलेंगे। तय को किस में बदलेंगे, च में। मैंने आपको बताया आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है। अब तय के बाद स्वर आया है, तय के बाद स्वर आया है, तय कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण, और फिर आया है स्वर, तो नियम नंबर 1, यदि प्रथम वर्ण के बाद कोई भी स्वर आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब तय का तीसरा क्या है, तय थे दे, तय आधा है, दे भी आधा आएगा, आ से पूरा हो जाएगा, शब्द बनेगा सच्चिदानंद, शब्द बनेगा सच्चिदानंद। दो नियम है, यहाँ तो चौथा नियम काम करता है, यहाँ पहला नियम काम करता है, यहाँ नियम नंबर 4 और यहाँ नियम नंबर 1। याद रखना हमारा पेपर जो होता है वो लिखित होता है, उसमें हमको लिखना पड़ता है। ये स्थिति हमारे सामने है कि ये हमको बनाना पड़ेगा, ये स्थिति हमारे सामने है कि ये हमको लिखना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा चौथा नियम है। ये चौथा नियम पूर्णतः पहले नियम पर आधारित है। पहला नियम हमको याद होता है तो हम इन सही स्थितियों पर पहुंच जाते हैं, अन्यथा फिर इसके अनुसार ही कर आ जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है और गलत हो जाया करता है। यहां से शब्द शुद्धि के भी प्रश्न आते हैं, संधि के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उपसर्ग के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नियम नंबर 5 ये विशेष नियम है। नियम नंबर 5 ये विशेष नियम है और विशेष नियम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखना हर कंपटीशन में एक उदाहरण यहां से भी पूछा जाता है। बहुत आसान सा नियम है। यदि
यदि ते के बाद है वर्ण आए तो ते के स्थान पर द तथा है के स्थान पर ध हो जाता है। यदि ते के बाद है वर्ण आए तो ते के स्थान पर द तथा है के स्थान पर ध हो जाता है। नियम कहता है ते के बाद है वर्ण आए तो ते के स्थान पर द तथा है के स्थान पर ध हो जाता है। देखो उत प्लस हार, ते के बाद है आया है तो ते के स्थान पर क्या लिखेंगे ध, है के स्थान पर क्या लिखेंगे ध। अब तक हम सिर्फ एक स्थान पर परिवर्तन कर रहे थे, अब तक हम सिर्फ एक स्थान पर परिवर्तन कर रहे थे, पहली बार दोनों स्थानों पर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए विशेष नियम है। अब तक सिर्फ एक स्थान पर परिवर्तन था, पहली बार दोनों स्थानों पर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए विशेष नियम है। ते के स्थान पर ध लिखना है के स्थान पर ध लिखना है, मात्रा अपने स्थान पर यथावत छोड़नी। ते को तो द में बदलना है को ध में बदलना है, मात्राएं यथावत रखनी है। कैसे? ते के स्थान पर लिखेंगे द, है के स्थान पर लिखेंगे ध, मात्रा अपने स्थान पर जो कुछ बचा, शब्द बनता है उद्धार। पुस्तक में आपको ये लिखा हुआ नजर आता है, पुस्तक में आपको ये लिखा हुआ नजर आता है। और मैंने आपको बताया हिंदी में अधिकांशतः जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है और जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। द धनुष आधा दिखाई दे रहा है जो कि पूरा है, द दबाद पूरा दिखाई दे रहा है जो कि आधा है। ये जो आ की मात्रा है द धनुष में, द दबाद में नहीं, उद्धार होता है, उद्धार नहीं है, उद्धार। ठीक है, ये देखो मैंने आपको बताया था ये लिखा जाता है आधा द, अरे यही तो लिखा है, इसमें यदि हमने गुंडी लगा दी तो पूरा द हो गया, ये आधा द, और इसमें लिखा जाता है ध और ये आ की मात्रा। तो जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। द धनुष आपको आधा दिखाई दे रहा है जो कि पूरा है, द दवाद आपको पूरा दिखाई दे रहा है जो कि आधा है। ये जो आ की मात्रा है द धनुष में, द दवाद में नहीं, उद्धार होता है, उद्धार नहीं होता। ये आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, ये लिखा हुआ नजर आएगा, याद रखना। विच्छेद करेंगे तो ये, ठीक है। दोबारा तय के बाद यह है तो तय के स्थान पर तो आप लिखेंगे द, है के स्थान पर आप लिखेंगे ध, बाकी का अपने स्थान पर। शब्द बनता है पद्धति। तो जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। इतनी सी बात याद रखनी बस, जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। तय के बाद आया है तो तय के स्थान पर तो लिखेंगे द, है के स्थान पर लिखेंगे ध, मात्रा अपने स्थान पर, और जो कुछ बचा शब्द बनता है तद्धित। जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा, जो पूरा दिखाई देता है वह आधा। तद्धित किसे कहते हैं? तद्धित प्रत्यय का नाम है, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय। आगे डिटेल से पढ़ेंगे, कृत प्रत्यय तद्धित प्रत्यय आगे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तय के स्थान पर द लिखना है के स्थान पर ध लिखना है, कुछ नहीं करना। तय को द में बदलना है को ध में बदलना है। अब तय के बाद आया है तो तय के स्थान पर क्या लिखोगे आप? द लिखोगे। है के स्थान पर क्या लिखोगे आप? ध लिखोगे। बाकी का सब अपने स्थान पर। उद्धरण, उद्धरण किसे कहते हैं? उद्धरण विराम चिन्हों में एक चिन्ह होता है उद्धरण चिन्ह, जिसे हम इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं। कई बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। आरजेएस का एक पेपर हुआ 2018 में, वहां एक वाक्य में लिखा हुआ था, एक प्रश्न में लिखा हुआ था कि किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब हम यही नहीं पता उद्धरण चिन्ह होता कौन सा है, क्योंकि अंग्रेजी में तो हम इसे जानते हैं,
यदि प्रश्न लिखा हुआ होता कि किस वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हुआ है तो क्या किसी छात्र का गलत होता? सबके सब सही होते। प्रश्न में था किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और 2019 में जो पेपर हुआ था इसे हम बोलते हैं अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है कि किस वाक्य में अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहां याद रखना, इनके हिंदी नाम याद होना अनिवार्य होता है, क्योंकि प्रश्न हिंदी का पेपर जो होता है वह हिंदी में ही लिखा हुआ होता है। मजे की बात, उसकी पड़ोस में इंग्लिश भी लिखी हुई नजर नहीं आती। यदि वहां लिखा हुआ होता कि किस वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग हुआ है तो सबके सब सही होते। वहां प्रश्न था किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। याद रखना, हिंदी में इनके नाम याद होना अनिवार्य। और ये जो विराम चिन्ह होते ये तो अर्थ का अनर्थ कर जाया करते। एक छोटा सा अल्पविराम वाक्य का अर्थ परिवर्तित कर देता है। मारो मत जाने दो, साधारण सा वाक्य हम लिखते हैं। वाक्य वही है, अर्थ बदल गए। मारो मत जाने दो, पकड़ो और पीटो, जाना नहीं है। ठीक है, मारो मत जाने दो, तो ये विराम चिन्ह है। इन चिन्हों की जानकारी नहीं होती हिंदी में तो अर्थ का अनर्थ हो जाया करता है। तय के बाद आया है। अब तय को आप कैसे बदलेंगे? धय में। है को आप कैसे बदलेंगे? धय में। बाकी का अपने स्थान पर। शब्द बनता है उद्धव। शब्द बनता है उद्धव। उद्धव कौन? उद्धव कौन? ठाकरे नहीं, कृष्ण का मित्र, कृष्ण का सखा, जो कृष्ण को ज्ञान योग का संदेश देता है। और कृष्ण जी कहते हैं मुझे समझा रहे हो, गोपियों को समझा दो। और दोनों में शर्त लग जाती है, और उद्धव जी ज्ञान योग की पोटली लेकर गोपियों को समझाने पहुंच जाते हैं। ठीक है, वही उद्धव जी हैं, ठाकरे नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, और जो पूरा होता है दिखाई देता है वह आधा होता है। तय के बाद आया है, तो तय के स्थान पर तो लिखेंगे हम दय, है के स्थान पर लिखेंगे दय। मात्रा अपने स्थान पर, जो कुछ बचा शब्द बनता है उद्धृत। शब्द बनता है उद्धृत। किसे कहते हैं? उद्धृत। इस शब्द को काम में लिया था कि कभी? प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय वाक्चार गद्य पद्य संग्रह में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा नामक कहानी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। व्याख्या जब हम करते थे तब हम इस शब्द को काम में लेते थे, नहीं साहब हम तो सीधा सीधा लिखते थे लिया गया है। आज भी ये शब्द नहीं लिखा जाता है, ये आपको लिखे हुए नजर नहीं आएंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखे। ठीक है, आपको ये लिखे हुए नजर आएंगे, ये लिखवाया जाएगा, ये लिखे हुए नजर आएंगे, ये लिखवाया जाएगा। याद रखना, या तो संधि पूछी जाएगी या विच्छेद पूछा जाएगा, या तो संधि पूछी जाएगी या विच्छेद पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, विच्छेद में आपको बता दूं, 9th क्लास में साइंस में आपने पढ़ा था उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, संधि इसका सबसे बड़ा उदाहरण होते हैं। तय के बाद है वर्ण आए तो तय के स्थान पर दे और है के स्थान पर धय हो जाता है, यही नियम था। इनको वापस बदल दो, विच्छेद हो जाएगा। तय को दय में बदला था, है को दय में बदला था, इनको वापस इनमें बदल दो, अपने आप विच्छेद हो जाएगा। यही तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यही तो संधि है। पहले को तय को दय में बदला था, दय को तय में बदल दो, वही स्थिति हो जाएगी जहां से हमने शुरू किया था, वहीं हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये हमारा विशेष नियम था। विशेष नियम क्यों था? इसमें दोनों स्थानों पर परिवर्तन था। इसमें दोनों स्थानों पर परिवर्तन था। यहाँ आपको एक बात ये याद रखनी है कि हिंदी में अधिकांशतः जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, और जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नए नियम के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।